नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 3 एपिसोड्स के माध्यम से हमने पिछले साल की और करंट अफेयर में जो चर्चित योजनाएं परियोजनाएं हैं विश्व स्तर की और भारत स्तर की, उनको डिस्कस किया और 90 क्वेश्चन इसमें हमने देखे। आज का जो ये सेशन होगा 91 से 120 प्रश्नों तक हम जाएंगे, इसको हम कवर करेंगे। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपको किसी भी परीक्षा में मिल सकते हैं। थोड़ा सा ज्यादा पढ़ के आपको जानना चाहिए। पहले ही शॉर्टकट पढ़ के जाएंगे तो आजकल क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर से बना रहा है, डीप क्वेश्चन हो जा रहे हैं, थोड़े अटपटे सवाल हो जा रहे हैं, तो उनको करने में आपको दिक्कत होगी अगर बहुत शॉर्ट में पढ़ के जाएंगे। आपके पास अभी टाइम है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जब एग्जाम दे के आएंगे तब फिर क्या करेंगे, उसके बाद तो पढ़ने का कोई मतलब है नहीं। आपको बताना चाहता हूं कि हमने एक टेस्ट सीरीज प्रोग्राम भी लॉन्च किया है। अगर आप चाहें ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, जीएस में करंट अफेयर के साथ में से सैट के भी 2 टेस्ट, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 6307281212 ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं इसकी डिटेल मंगाने के लिए। आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप के माध्यम से ये टेस्ट ऑर्गेनाइज होते हैं। आपको ऑनलाइन टेस्ट भी देने को मिलता है और साथ में पीडीएफ पेपर की अलग और एक्सप्लेनेशन के साथ अलग दी जाती है। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं 91 नंबर प्रश्न। डगमारा जलविद्युत परियोजना किस भारतीय राज्य में स्थित है। डगमारा जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अभी एनएचपीसी, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और बीएसएचपीसी जो बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड है, उसके बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। कोसी नदी पर यह स्थित है, बिहार में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोसी नदी पर स्थित है और कहां पर है, बिहार में। तो बिहार पीसीएस जिनको देना है उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। कभी कभी जैसे यूपी स्टेट का आप एग्जाम दे रहे हैं और आपसे ये पूछा जाएगा तो आप यूपी में टिक करने लगते हैं, जबकि ये अगल बगल की परियोजनाएं दूसरे राज्यों की होती हैं। तो इनको ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न आपके सही हो जाए इसलिए इसको डिस्कस किया जा रहा है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, एक्सटेंशन ऑफ हॉस्पिटल्स परियोजना का संबंध किससे है। एक्सटेंशन ऑफ हॉस्पिटल्स परियोजना जब कोविड-19 की लहर अपने पूरे प्रभाव में थी, पूरा जोर दिखा रही थी, जब लोग, बहुत सारी मौतें रोज हो रही थी, लोग हॉस्पिटल्स में जा रहे थे और वहां पे उनको जगह नहीं मिल रही थी, तो कोविड-19 से लड़ने के लिए प्रमुख स्वास्थ्य बुनियादी सुविधाओं की जो ढांचा, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो बुनियादी ढांचे में अंतर को पाटने के लिए बड़े शहरों में सुविधाएं थी, लेकिन छोटे शहरों में नहीं थी, तो छोटे शहरों से बड़े शहरों में लोगों को जाना पड़ता था। तो दूसरी लहर में ये हमको अनुभव हुआ कि अगर जहां पर हॉस्पिटल है वहीं पर ऑक्सीजन, वहीं पर बेड, इन सब की व्यवस्था कर दी जाए तो काफी कुछ अच्छा रहेगा, है ना। तो ग्रामीण क्षेत्रों को टारगेट करके, छोटे शहरों को टारगेट करके ये योजना चलाई गई थी कोविड-19 में। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने शहरी क्षेत्रों में 50 वर्ष और उससे अधिक उम्र के पुराने पेड़ों की रक्षा के लिए एक कार्य योजना को मंजूरी दी। अब पेड़ों की रक्षा के लिए है इसलिए इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ये मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के। तो उन्होंने ही इस योजना को क्रियान्वयन करने के लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत की और उन्होंने योजना को फिर मंजूरी दी। उन्होंने इसके अंतर्गत ये जो योजना है उसमें ये रखा कि 50 वर्ष से अधिक उम्र के जो भी पेड़ हैं, उन पेड़ों को क्या किया जाएगा, उन पेड़ों को रक्षा के लिए सौंप दिया जाएगा किसी एक एजेंसी को, है ना। ग्रीन कवर की सुरक्षा करने के लिए, विरासत पेड़ों की रक्षा करने के लिए महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरण का उन्होंने गठन किया। इसकी मतलब गठन करने का प्रस्ताव यहाँ पे रखा गया है। तो एक ऐसी एजेंसी होगी, एक ऐसा प्राधिकरण आप कहिए होगा, जो ये सारे कार्य करेगा। और ये प्राधिकरण वृक्ष उपकर के उपयोग को भी परिभाषित करेगा। उसमें जो ट्री सेस लगेगा वहां पे इसकी रक्षा कैसे हो पाएगी, इसकी रक्षा तभी होगी जब पैसा होगा, तो इसके लिए एक सेस भी लगाया जाएगा। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के मसौदे को मंजूरी दी, और ये राजस्थान सरकार ने किया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, इसके तहत कृषि बिजली उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे, 1,000 रुपये दिए जाएंगे। और ये जो योजना होगी इसमें राज्य सरकार द्वारा मीटर उपभोक्ताओं को बिजली बिलों पर प्रतिमाह 1,000 रुपये और अधिकतम 12,000 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किए जाएंगे, जिससे कि उनके ऊपर जो भार पड़ता है बिजली बिल का किसानों के ऊपर,
वो कम हो सके। अगला जो प्रश्न है, किस संस्था ने फ्रैंकलिन टेम्पलेटन एसेट मैनेजमेंट कंपनी को 2 साल के लिए नई ऋण योजना शुरू करने से रोक दिया है? तो ये संस्था है सेबी। अब सेबी संस्था के बारे में कई बार आपसे पूछा जाता है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, तो सेबी की स्थापना कब हुई थी? ये प्रश्न बहुत बार बना है। ये 12 अप्रैल, तिथि भी इसकी इंपॉर्टेंट है, 1988 को इसकी स्थापना हुई थी। और उसके बाद में इसको वैधानिक मान्यता दी गई थी 30 जनवरी 1992 में। सेबी अधिनियम जब 92 में लाया गया था, तो 1992 में इसको वैधानिक मान्यता दे दी गई। सेबी जो है वो क्या करता है? सेबी का कार्य क्या है? प्रतिभूति और वित्त का नियमन करता है, इसका नाम ही यही है। ठीक है, तो इसने अभी क्या किया, फ्रैंकलिन टेम्पटन एसेट मैनेजमेंट एक कंपनी थी, तो उसने उससे कहा कि 2 साल के लिए नई ऋण योजना तुम नहीं शुरू कर सकते हो। मैनेजमेंट यही यही देखता है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। E100 परियोजना, E100 प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? आपने कई बार इसको सुन रखा होगा, चर्चा में अक्सर रहता है। E100 जो प्रोजेक्ट है, ये एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया था, एथेनॉल के उत्पादन और वितरण के लिए एक नेटवर्क स्थापित करने से। सीधा पूछा जा सकता है किससे रिलेटेड है, तो एथेनॉल के उत्पादन और वितरण से। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत में एथेनॉल क्षेत्र की अगर बात करें, तो एथेनॉल 21वीं सदी के भारत की एक प्रमुख प्राथमिकता आप मान सकते हैं ये है। और इथेनॉल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पर्यावरण की दृष्टि से तो अनुकूल है ही है। अगर इसको एग्रीकल्चर से रिलेट किया जाए तो किसानों के लिए भी ये काफी अनुकूल है, सकारात्मक प्रभाव उन पर पड़ेगा अगर उनकी वाणिज्यिक खेती इस तरीके से बढ़ेगी। 2025 तक सरकार ने लक्ष्य रखा है कि पेट्रोल में 20% एथनॉल मिश्रित किया जाएगा। 20% ये मिश्रित किया जाएगा। ठीक है ना, अभी कितने प्रतिशत किया जाता है, वर्तमान में पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथनॉल होता है, तो ये भी आपको जानना चाहिए। पेट्रोल में एथनॉल कितना होता है अभी, है ना? तो ये इस समय वर्तमान में कितना होता है, ये कमेंट करके आप जरा हमको बताइएगा। 20% की तो बात हो रही है, अभी कितना होता है? 10% होता है या कम होता है? इसको जरा कमेंट करके आप बताना। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने छात्रों के लिए यून टैब योजना लॉन्च की है? यून टैब योजना, यून टैब योजना जो है वो है क्या? सबसे पहले तो ये आप जानिए। ये जो योजना है, यून टैब योजना, ये स्कूल शिक्षा विभाग की एक पहल है, जिसके अंतर्गत आईटी का तकनीकी सहयोग भी इसमें लिया गया है। और इसमें सरकारी स्कूलों का जो सिलेबस है उसको वीडियो लेक्चर के माध्यम से, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से प्रीलोडेड करके इसमें दिया जाएगा, जिससे कि बच्चे, जैसे कोविड के कारण बहुत कुछ हमने सीखा, ऑनलाइन एजुकेशन कितना महत्वपूर्ण है ये सब सीखा, तो उसी के तहत लद्दाख में ये योजना चलाई गई है 6 से 12 तक के छात्रों के लिए। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, क्लासेस अपलोड करके दे दी जाएंगी और बच्चे आराम से इसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, लद्दाख जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे 31 अक्टूबर 2019 को, है ना? और ये एक जम्मू कश्मीर बन गया था केंद्र शासित प्रदेश, और लद्दाख पहले ये पूरा क्षेत्र किसमें हुआ करता था? जम्मू कश्मीर में। हाल ही में किस देश की संसद ने एक कृत्रिम द्वीप की योजना को मंजूरी दी? कौन सी कंट्री की पार्लियामेंट है जिसने कृत्रिम द्वीप योजना को मंजूरी दी है? तो ये भी एक योजना ही है। तो डेनमार्क की, यहाँ पे डेनमार्क देखिए दिया नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। डेनमार्क की जो संसद है उसने कृत्रिम द्वीप योजना को मंजूरी दी है। ऐसा द्वीप यहाँ पर जिसमें 35,000 लोग रहेंगे, और ये कोपेनहेगन के बंदरगाह को समुद्र के बढ़ते स्तर से बचाने में मदद करेगा। कोपेनहेगन के बंदरगाह को समुद्र बढ़ते स्तर से बचाने में ये मदद करेगा। तो ये ध्यान रखना, भाई इतना ध्यान रखना है। ये जो कृत्रिम द्वीप होगा ये डेनमार्क का है। और लिनेट होम्स द्वीप ये है, जो कि एक वर्ग मील का क्षेत्रफल लगभग है इसका, वहां पे डेवलपमेंट किया जाएगा। लिनेट, इसकी स्पेलिंग ये है LYNTTE, लिनेट होम आइलैंड। तो यहाँ पर डेवलपमेंट किया जाएगा, वहीं पे सुरंग, मेट्रो लाइन सब कुछ बनाया जाएगा। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने 2031-32 तक कार्बन न्यूट्रल बनने की योजना बनाई है? तो ये भी अभी चर्चा में कई बार ये रहता है। अभी एक एशिया की रिपोर्ट आई थी, एशिया मनी की, करंट अफेयर में हमने इसको डिस्कस किया था। तो उसके अंतर्गत भी इस बैंक को बहुत ही अच्छा स्थान दिया गया है भारत में सबसे अच्छी कंपनी के तौर पर।
और ये है एचडीएफसी बैंक। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसने कहा है 2031-32 तक हम कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे। कार्बन न्यूट्रल कैसे बनेंगे? जो इसके परिचालन में ऊर्जा खर्च होती है, बैंक के परिचालन में नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग ये करेंगे। पर्यावरण, सामाजिक और कारपोरेट गवर्नेंस रणनीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल ये लोग करेंगे। जितना भी ऊर्जा जनन करेंगे वो सब कैसे करेंगे? नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करेंगे। तो इस तरीके से ये कार्बन न्यूट्रल बनने की राह पे चल रहे हैं। हाल ही में युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए किस योजना की शुरुआत शिक्षा मंत्रालय ने की है? तो इस योजना का नाम ही क्या है? युवा योजना। युवा लेखकों को इसमें प्रशिक्षित किया जाएगा। 30 वर्ष से कम आयु के जो युवा और नवोदित लेखक हैं उनको। किस योजना के तहत केंद्र सरकार उन बच्चों का समर्थन करेगी जिन्होंने कोविड-19 के कारण माता पिता दोनों को खो दिया है? केंद्र सरकार करेगी। ये एक तो उत्तराखंड गवर्नमेंट की हमने पढ़ा था, उस योजना का नाम क्या था? उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। जरा बताइएगा उस योजना का नाम क्या था जो उत्तराखंड गवर्नमेंट की थी? और जो केंद्र सरकार कर रही है कोविड-19 में माता पिता दोनों को जिन्होंने खो दिया है उनके लिए, उस योजना का नाम है पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत मदद की जाएगी। 18 वर्ष की आयु तक उनको मासिक वजीफा दिया जाएगा। 23 वर्ष की आयु में जब वो प्रवेश करेंगे तो उसमें 10 लाख रुपए भी उनको प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। किस भारतीय राज्य ने कृषि कर्ण परियोजना शुरू की है? पूछी जा सकती है, नाम बड़ा अच्छा है कृषि कर्ण परियोजना, लेकिन ये इधर उत्तर भारत की नहीं है, ये दक्षिण भारत की योजना है, केरल की है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मिनी पांडी हाउस बनाया जाएगा। एक प्रकार का ग्रीन हाउस ये होगा और वहां पर इसका निर्माण किया जाएगा इनके तहत। और इसमें स्टार्टअप्स भी काम कर रहे हैं, वो आपसे नहीं पूछे जाएंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना का शुभारंभ किया गया था। कब किया गया था? डेट आपसे पूछी जा सकती है, सन पूछा जा सकता है। तो इस योजना का शुभारंभ 2016 में किया गया था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि योजना, ठीक है, तो 2016 में इसको शुरू किया गया था। गरीब नवाज रोजगार योजना को किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है? गरीब नवाज योजना, तो गरीब नवाज योजना अल्पसंख्यक मामलों का जो मंत्रालय है तो उसके द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय है उसने गरीब नवाज रोजगार योजना के तहत देश भर में 371 प्रशिक्षण केंद्र खोले हैं और इसमें अल्पसंख्यक लोगों को इस तरीके से ट्रेन किया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा जिससे कि वो रोजगार प्राप्त कर सके, है ना। और इसमें कौशल आधारित रोजगार के पाठ्यक्रम होंगे, इसमें शॉर्ट टर्म के भी होंगे, अल्पकालिक भी और दीर्घकालिक भी होंगे। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए स्वचालित मार्ग के तहत एफडीआई सीमा क्या है? तो इसको 100% कर दिया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अब तटीय पवन ऊर्जा परियोजना या नवीकरणीय परियोजना जो और भी हैं उनके लिए स्वचालित मार्ग से ऑटोमेटेड रूट से 100% एफडीआई की अनुमति अब दे दी गई है। इसकी लिमिट 100% कंप्लीटली ये पूरा एफडीआई आ सकता है इस क्षेत्र में, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किन शहरों को यूनेस्को द्वारा अपनी ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना के तहत चुना गया है? कौन से शहर हैं? तो इसमें ओरछा और ग्वालियर। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में ओरछा और ग्वालियर दोनों पड़ते हैं। इनको हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के तहत चुना गया है। भारतीय शहर वाराणसी और अजमेर सहित दक्षिण एशिया के 6 शहर पहले से इस योजना में शामिल हैं। तो अगर आपसे भारत में कहा जाए तो एक तो अजमेर हो जाएगा और एक वाराणसी हो जाएगा और एक ओरछा हो जाएगा और एक ग्वालियर हो जाएगा। 2011 में हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट को यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया था। इसके द्वारा यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया था और विरासत और संस्कृति के संरक्षण को ध्यान में रख के ये प्रोजेक्ट चलाया गया था। किस संस्थान ने फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नाम से एक योजना शुरू की? ये अभी फिर से चर्चा में रही है, इसका क्रियान्वयन शुरू हो गया है। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसने इसको लॉन्च किया है। और इसके तहत क्या होगा? तुरंत जेल अधिकारी, जिला अदालत, उच्च न्यायालय को जमानत और अन्य आदेश जो कैदियों से रिलेटेड होते हैं वो प्रेषित किए जाएंगे, जिससे हीला हवाली ऐसी नहीं हो पाएगी कि कागज नहीं आया इसलिए जमानत नहीं हो रही है। अपडेट रहिए, जो जहां पर हो रहा है उसको अपडेट रखिए अपने को। अब केवल उससे काम नहीं चलेगा कि आपने पढ़ लिया कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट है,
उसकी न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, चीफ जस्टिस की कौन है, इससे काम नहीं चलेगा। ऐसे ही ये टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है, इसमें हम आपको ऐसे क्वेश्चन से भी रूबरू कराएंगे जो अभी तक नहीं पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं। हर दृष्टि से प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 150 प्रश्नों का प्रश्न पत्र रोज करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो 20 दिन जब ऐसा कर लेंगे तो आपकी आदत बन जाएगी। आपकी क्या बन जाएगी? आदत बन जाएगी। और आप जब अगले पेपर को, जब चाहे वो आयोग का पेपर हो, उसको जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ऐसा तो हमने कर रखा है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रसाद परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। प्रसाद परियोजनाएं, है ना? प्रसाद परियोजनाएं जो है वो अभी मैं बता रहा हूं इसके बारे में। और प्रसाद योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूरी तरीके से वित्त पोषित एक राज्य योजना है। पहली जो बात कही जा रही है वो तो बात बिल्कुल सही है। प्रसाद योजना का फुल फॉर्म है पिलग्रिमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। ये प्रसाद योजना का फुल फॉर्म है। लेकिन ये जो योजना है ये केंद्र सरकार की योजना है। ये जो योजना है ये पूर्ण रूप से वित्त पोषित है केंद्र सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार की योजना नहीं है। अभी इसको 80 घाट से राजघाट तक एक क्रूज बोट का संचालन करने का इसमें निर्णय लिया गया और इसको उत्तर प्रदेश के वाराणसी में उद्घाटित किया गया। तो पहला तो ये बिल्कुल सही है। पूछा भी जा सकता है कहां पे इसका उद्घाटन हुआ, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसका वित्त पोषण सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, न कि स्टेट गवर्नमेंट। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस तिथि को आरबीआई रिटेल डायरेक्ट फैसिलिटी योजना शुरू की है? भारतीय रिजर्व बैंक ने किस तिथि को शुरू की है? तिथि भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो ये 12 जुलाई 2021 को की है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इस पूरी सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, जनवरी से लेके अभी तक का, अक्टूबर के पहले तक का हम पूरा कवर कर रहे हैं। ये सीरीज आपके लिए कोई भी आगामी एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अलग अलग सेगमेंट करके आप पढ़ लेंगे, थोड़ा बहुत नोट कर लेंगे, तो एक एक सेगमेंट 2-2 3-3 घंटे में आप देंगे इसको समय, तो तैयार हो जाएगा। ठीक है। हाल ही में भारत की किस देश के साथ लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर हुए? किस देश के साथ? तो ये कई बार हमने डिस्कस किया है अलग अलग। तो नेपाल के साथ। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये 679 ऐसे करिए, 679 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है ना? और भारत का सतलुज जल विद्युत निगम इसमें काम कर रहा है और भारत द्वारा शुरू किया गया नेपाल में ये दूसरा बड़ा वेंचर है और ये सबसे बड़ी विदेशी निवेश परियोजना भी मानी जाती है। तो ध्यान रखना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने क्लाउड बेस्ड स्वास्थ्य परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? तो इससे फायदा क्या होगा? क्लाउड बेस्ड स्वास्थ्य परियोजना का मतलब यह है कि एक ही क्लाउड पे पूरा डेटा, कहाँ पे किस हॉस्पिटल में क्या स्थिति, कितने बेड खाली, कितने क्या हैं, इन सबको आप देख सकते हैं आसानी से। तो कोई मारामारी ऐसी नहीं होगी जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी के कारण या व्यवस्था में, मैनेजमेंट में कमी के कारण कोई समस्या हो। जैसे कोविड-19 के दौरान बहुत बार ऐसा होता था कि कहीं बेड खाली भी रहते थे लेकिन पता नहीं चलता था। तो दिल्ली सरकार ने यह फैसला किया। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। माई पैड माई राइट MPMR परियोजना नाबार्ड की एक पहल है और हाल ही में किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसको लॉन्च किया गया है त्रिपुरा के द्वारा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने यह परियोजना लॉन्च की और ये नाबार्ड और नैप फाउंडेशन, नैप फाउंडेशन की संयुक्त पहल है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सहायता अनुदान, मजदूरी सहायता और उपकरणों के माध्यम से बेहतर आजीविका और मासिक धर्म स्वच्छता प्रदान ये करती है। सैनिटरी पैड बनाने की मशीन इसमें दी जाएगी। तो इससे दो लाभ होंगे, एक तो उनको रोजगार मिलेगा और महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए भी ये सही रहेगा। गतिशक्ति अवसंरचना योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गतिशक्ति अवसंरचना योजना, इसमें एक राष्ट्रीय अवसंरचना मास्टर प्लान है, सही है। अभी तक इस तरह की कोई भी योजना भारत में नहीं लाई गई थी। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री के द्वारा हाल ही में की गई है और इसके लिए लगभग 100 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाने की योजना है। ये जो योजना है गतिशक्ति अवसंरचना योजना, तो गतिशक्ति हमारे देश के लिए एक राष्ट्रीय अवसंरचना मास्टर प्लान होगी, ये बात बिल्कुल सही है ना? इसके पहले भी एक राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन योजना ऐसी शुरू की जा चुकी है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार आई थी। ऐसी स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़िए तो आप पकड़ लेंगे आंसर कि ऐसा कहा क्यों जा रहा है। ठीक है। 100 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाने का भी इसमें
प्रावधान किया गया है। पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड किस योजना जो है वो किस संस्था की पहल है ना, किस संस्था की पहल है। पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो है ये किस संस्था की पहल है, संस्था का नाम आपको बताना है। तो ये आरबीआई का पहल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पहल है। 345 करोड़ रुपए के कोष के साथ इसको लॉन्च किया गया है। 345 करोड़ रुपए के कोष के साथ इसको लॉन्च किया गया है। और इसमें रिजर्व बैंक ने टायर फर्स्ट और टायर टू, मतलब टीयर फर्स्ट टीयर टू जैसे भी उसको कहिए, केंद्र में पीएम स्वनिधि कार्यक्रम के तहत कवर किए गए स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पॉइंट ऑफ सेल बुनियादी ढांचे की तैनाती को प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना का विस्तार भी किया है। इसके अंतर्गत टायर 3 से टायर 6 केंद्रों में डिजिटल भुगतान के लिए हर साल 30 लाख नए टच पॉइंट बनाने का भी इसमें निर्णय लिया गया है कि पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाए। अभी देखिए हम बार बार बात करते हैं, हम बार बार ई पेमेंट की बात करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट की बात करते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी कभी कहीं ना कहीं कमी है। हाल ही में कहां पर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना का वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सिमहाद्री। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिमहाद्री कहां पड़ता है? यह पड़ता है आंध्र प्रदेश में। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। सिमहाद्री थर्मल स्टेशन भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 15 मेगावाट की ये परियोजना है और बाद में इसकी जो क्षमता है 25 मेगावाट तक टोटल स्थापित क्षमता इसकी हो गई है। और ये याद रखना कहां शुरू की गई? आंध्र प्रदेश में सिमहाद्री में। किस शहर में नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन ने 25 मेगावाट की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना, इस तरीके से आपसे भी ये पूछा जा सकता है, कहां पर लॉन्च किया गया? तो ये वही विशाखापत्तनम। दो तरीके से मैंने यहीं पर प्रश्न आपके सामने रख दिए कि विशाखापत्तनम करके भी आपसे पूछा जा रहा है। 25 मेगावाट की क्षमता इसकी है, स्थापित क्षमता कुल 25 मेगावाट, पहले 15 मेगावाट फिर 25 मेगावाट की स्थापित क्षमता इसकी हो गई है। और ये नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन का प्रोजेक्ट है और भारत की सबसे बड़ी। तो दो तरीके से सिमहाद्री और विशाखापट्टनम करके ये पूछा जा सकता है। हाल ही में दो जहां जहां देखिए ऑप्शंस होते हैं कि क्वेश्चंस अलग से बनाए जाए, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि वो आपके गलत ना हो। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 20 अगस्त 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? डेट दे दिया है 20 अगस्त 2021। जाहिर सी बात है कुछ ऐसा है कि बड़ा हुआ होगा। तो सोमनाथ गुजरात में, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। सोमनाथ गुजरात में पीएम मोदी ने 20 अगस्त को कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया था। सोमनाथ सैरगाह एक योजना थी, सोमनाथ प्रदर्शनी केंद्र एग्जीबिशन सेंटर का उद्घाटन, है ना, पुराने सोमनाथ के पुनर्निर्मित मंदिर परिषद का वहीं पे उद्घाटन। तो ये सारी चीजें की गई थी। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही किया गया, लेकिन डेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। 118 नंबर प्रश्न, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने दलित बंधु योजना शुरू की है? योजना का क्या नाम है? दलित बंधु योजना किस केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू की है? दलित बंधु योजना, इसका सही उत्तर हो जाएगा तेलंगाना। यूपी मत मारिएगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और तेलंगाना में हुजूर नगर विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, तो वहीं से, वहां पे सालापल्ली गांव है, वहीं से इसको शुरू किया गया। इतना डिटेल में आपसे पूछा नहीं जाएगा। अगला जो प्रश्न है, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना के तहत भूमिहीन मजदूरों को कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या केंद्र सरकार, जो मतलब केंद्र शासित प्रदेश की जो सरकार है, वो 6,000 रुपए प्रदान करने जा रहा है? अब इस क्वेश्चन को तो सीधा आप जान लीजिए कि जहां पे कांग्रेस गवर्नमेंट होगी वही करेगा। राजीव गांधी नाम कौन रखेगा? वैसे ही भाजपा गवर्नमेंट तो नाम चेंज ही कर रही है। तो अब इसमें अगर आप इतना गेस कर सकें तो छत्तीसगढ़ इसका उत्तर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अन्य कहीं नहीं है, राजस्थान में भी ऐसा है। तो एक बात बता रहा हूं कि कुछ राज्य आप इससे बाहर भी कर सकते हैं। खैर इसमें तो ऐसे ही राज्य दिए गए हैं जहां पर है गवर्नमेंट, तो उत्तर प्रदेश तो नहीं होगा, ये मैं बता रहा था। और अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक ने किस भारतीय राज्य को ग्रामीण कनेक्टिविटी सुधार परियोजना के लिए 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अतिरिक्त ऋण को मंजूरी दी है? ठीक है, और ये राज्य है महाराष्ट्र। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एशियाई विकास बैंक ने दी है
राज्य को ग्रामीण कनेक्टिविटी सुधार परियोजना के लिए दी है। 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ये ऋण दी है, ऋण दिया है इसको। अब एशियाई विकास बैंक के बारे में अगर बात की जाए कि इसका आपसे पूछ लिया जाए मुख्यालय कहां पर है, तो आप क्या बताएंगे? इसका मुख्यालय पड़ता है मनीला। मनीला कहां पे पड़ता है? फिलीपींस में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ग्रामीण सड़कों का विकास, दूर दराज के क्षेत्रों में जो रिमोट एरियाज के मार्केट्स हैं उनको कनेक्ट करने का। ग्रामीण कनेक्टिविटी का मतलब केवल मोबाइल फोन मत समझ लीजिएगा, कनेक्टिविटी और भी चीजों से होती है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो आगे मिलते हैं और भी हम डिस्कस करते हैं। एक एपिसोड और इसमें आएगा जिसमें अपडेट हो जाएगा पूरा आगे तक का। और बाकी आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए 6307281212 पर आप कांटेक्ट करके या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, 1 तारीख से स्टार्ट है, कभी भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन जितनी जल्दी ज्वाइन करेंगे आप उतना अच्छा इसका लाभ उठा पाएंगे। थैंक यू सो मच।